पुप्पो की अब्बा के अलावा और किसी भी भाई से न बनती थी। यही वजह थी कि पुप्पो मुस्तकिल हमारे साथ ही हमारे घर में रहती थी, मगर उनका होना न होना एक बराबर था, क्योंकि उनको अपनी तलाक का इतना सदमा लगा था कि वो कमरे की ही होकर रह गई थी। मुस्तकिल अपने कमरे में बंद रहती थी। कभी कभी अम्मा या अब्बा जबरदस्ती उनको बाहर लेकर आते, तो थोड़ी देर बैठने के बाद वो वापस कमरे में चली आती। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जहनी तवाज़ुन खोती चली गई थी। अब्बा और अम्मा ने कई मर्तबा उनकी दोबारा शादी की बात छेड़ी, लेकिन अब तो पुप्पो शादी के नाम पर ही चीखने चिल्लाने लगती थी। सो मजबूरन अब्बा और अम्मा को खामोश होना पड़ा। पुप्पो अकेले कमरे में रह रहकर बिल्कुल ही पागल हो गई थी। उसे अपने इर्द गिर्द का कोई होश न था, न प्यास का कोई होश होता और न ही भूख लगती। अब्बा उसकी हालत देखकर दिल ही दिल में खड़ते रहते थे। फिर एक दिन ताया से मशवरा करके पुप्पो को डॉक्टर के पास लेकर गए। इलाज से ये फायदा हुआ कि पुप्पो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आने लगी थी। करीब था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती, मगर फिर एक दिन सब किए किराए पर पानी फिर गया। उस वक्त मैं 24 साल की थी। जब अम्मा ने भाई की शादी की ख्वाहिश जाहिर की, तो भाई ने कहा कि वो अपनी मर्जी की लड़की से शादी करेगा। अम्मा अब्बा को कोई मसला न था। यूं माई की बताई गई जगह पर गए और चट मंगनी पट ब्याह तय कर दिया गया। कुछ दिन बाद भाई की महबूबा इशरत भाई की दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। उसका आना था कि हमारे घर जैसे कोहराम सा मच गया हो। पुप्पू ने जो ही उसे दुल्हन के रूप में देखा, तो सर पकड़कर चीखने लगी, जैसे उसको अपना वक्त याद आ गया था। दुल्हन का इस्तकबाल करना भूल सब लोग पुप्पू की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। पुप्पू चीखते चीखते ऐसे बेहोश हुई कि अगले 2 दिन तक होश में न आई। अस्पतालों के चक्कर लगा लगा कर सब थक गए थे। आखिरकार तीसरे दिन उसे होश आया, मगर वो बिल्कुल चुपचाप और साख्त थी। घर लाने के बाद अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। इशरत भाभी खुश शक्ल थी, लेकिन शायद मूडी भी थी। खानदान भर में वो सब कदम मशहूर हो चुकी थी। इसके आते साथ ही हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया था। वो तो शुक्र था कि पुप्पो को होश आ गया था। अगर पुप्पो को होश न आता तो न जाने क्या होता। खैर, वक्त गुजरता गया, लेकिन भाभी हमारे साथ सेटल न हो सकी थी। उसे पुप्पो का इस घर में रहना सख्त नागवार गुजर रहा था। पुप्पो के जिक्र पर ही उसकी नाक आसमान पर जा पहुंचती थी। वो बहुत ही अजीब आदत की मालिक थी। अक्सर ही मुझे अजीब सी नजरों से घूरती रहती और जेरे लब बर वक्त कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी। जाय नमाज पर बैठती तो 2-2 घंटे बैठी रहती और अल्लाह जाने कौन कौन से वजीफे करती थी। मुझे तो एक मिनट भी सुकून से न बैठने देती थी। जब भी मैं उसे कहीं बैठी हुई मिल जाती, तो आकर अपने लेक्चर शुरू कर देती थी। उसकी तरह उसकी बातें भी अजीब सी होती थी, जो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। उसके दादी अम्मा के जैसे लेक्चर सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज न आती थी। पुप्पो से तो उसने खुदा वास्ते का बैर पाल लिया था। जाने उसकी पुप्पो से क्या दुश्मनी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने साथ साथ भाई को भी पुप्पो से मुस्तफर कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी पुप्पो की बीमारी को ढोंग कहते और अक्सर ही उन्होंने सरतोड़ कोशिश की कि पुप्पो को घर से निकलवा दे, मगर अब्बा के सामने उनकी कोई कोशिश कामयाब न हुई थी। अब्बा ने ना सिर्फ लफ्जों में उनसे कह दिया था कि मैं अपनी बीमार बहन के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसको मसला है वो इस घर से जा सकता है। अब्बा की धमकी से यह फायदा हुआ कि उसके बाद उन दोनों मियाँ बीवी ने दोबारा पुप्पो को कुछ न कहा। उन दिनों अब अम्मा को मेरी शादी की फिक्र लग गई थी। मेरी उम्र 25 से ऊपर हो गई थी, मगर अब तक कोई भी रिश्ता लेने न आया था। खानदान में ढेर रिश्ते थे, लेकिन अब अम्मा अब्बा खुद तो जाकर बेटी का हाथ देने से रहे थे। अम्मा ने बातों बातों में तकरीबन सबसे ही जान लिया था। कोई भी हमारे घर रिश्ता लाने का इरादा न रखता था। तभी फिर मजबूरन अम्मा ने रिश्ते वाली से बात की। वो अब जल्द अज जल्द मुझे अपने घर की करना चाहती थी, क्योंकि मेरी उम्र निकली जा रही थी। खैर, रिश्ते वाले की तवस्सुत से हमारे घर रिश्ते वाले आए, लेकिन बगैर कोई जवाब दिए उठकर चले गए। अम्मा ने किस्मत का लिखा समझकर टाल दिया था कि चलो ये नहीं कोई और सही, मगर यूं ही करते करते 4 रिश्ते आए और मुझे ठुकरा गए। फिर मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुझे स्कूल में पढ़ाते हफ्ता 10 दिन ही हुए थे। खैर, उस दिन जुमेरात के दिन मैं शाम तक इस बात का पता लगाने की कोशिश करती रही, जिसकी वजह से भाभी यूं एकदम घबरा गई थी, लेकिन मुझे कोई भी सुराग न मिला था। खैर, शाम के वक्त मैं खाना बनाने की गैस से
किचन में गई तो किचन के दरवाजे पर पहुंच गई मैं हकदक से खड़ी रह गई। सामने का मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही थी। मेरे सामने ही भाभी सिंक के पास खड़ी शाम की चाय के बर्तन धोने में मसरूफ थी, जबकि चूल्हे पर मौजूद देगचे खाना बन जाने का पता दे रहे थे और उनसे आने वाली खुशबू इस बात का सबूत दे रही थी कि खाना इंतहाई मजेदार और शानदार बना है। मेरी हैरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि भाभी इस 1-1.5 साल के दौरान फकत 2 या 4 मरतबा किचन में आई थी। एक मरतबा खीर बनाने और बाकी भाई के लिए चाय बनाने। लेकिन आज जाने वो क्यों इतनी मेहरबान हो रही थी कि उसने खाना भी बना डाला था। खैर, मैं बिना कोई आवाज किए उड़ते कदमों से वापस कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद भाभी मुझे खाने के लिए बुलाने आ गई थी। मैंने अनजान बनते हुए खाने के बारे में इस्तफसार किया तो उसने कहा कि खाना उसने बना दिया है। खैर, मैं कोई भी रिएक्शन दिए बगैर खाना खाने आ गई। खाना बेइंतहा लजीज और मजेदार था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी होटल पर आ गए हों। खाने के बाद मैं बर्तन वगैरह उठाकर फिर से अपने कमरे में आ गई थी और बिस्तर पर लेट गई। मेरा इरादा कुछ देर बाद छत पर जाने का था ताकि अपना बिस्तर उतार कर ला सकूं, लेकिन बिस्तर पर लेटते साथ ही मुझे शदीद किस्म की नींद आ गई। मैंने जागे रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो गई और फिर मेरी आंख अगले दिन सुबह 10 बजे खुली। इत्तेफाक से अम्मा और अब्बा भी उस वक्त उठे थे। उन्हें अपनी नमाज के जाने पर बेहद अफसोस हो रहा था। भाभी अपने मैके गई हुई थी। मैंने नाश्ता बनाया, अम्मा अब्बा को भी दिया और खुद भी किया। स्कूल तो आज मिस ही हो गया था। मुझे अम्मा अब्बा के इतने देर से उठने की वजह समझ नहीं आई थी। कहाँ वो फजर से पहले उठ जाते थे और कहाँ सुबह के 10 बजे भाभी रात गए वापस आई थी और बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली गई थी। वो बेहद परेशान लग रही थी। खैर, फिर ऐसा हर जुमेरात को ही होने लगा था। भाभी सारे घर के बिस्तर धूप लगाने के लिए छत पर ले जाती और रात को भी मजेदार खाने बनाकर खिलाती। वक्त गुजरता जा रहा था। आज सावन का आखिरी दिन था। मैं स्कूल से वापस घर आई तो भाभी हस्ब आदत बिस्तर छत पर लेकर जा रही थी। मुझे आज एक स्कूल टीचर के घर उसके निकाह पर जाना था। मैं जल्दी से तैयार हुई और अम्मा से इजाजत लेकर उसके घर चली गई। मेरा इरादा मगरिब से पहले वापस आ जाने का था, मगर वहां से निकलते निकलते मुझे काफी देर हो चुकी थी। मैं तकरीबन रात के 8:30 बजे वापस आई थी। तब भाभी ने मेरे लिए खाना लाकर कमरे में रखा था। उस वक्त मैं वॉशरूम में थी, वरना मैं भाभी को बता देती कि मैं खाना खा कर आई हूँ। खैर, फ्रेश होने के बाद मैंने खाना ले जाकर किचन में रख दिया था। मुझे जरा भी भूख भी नहीं थी। अम्मा और अब्बा सो चुके थे। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मगर मैं आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद मुझे अपने पांव पर कुछ गीला सा महसूस हुआ तो मैंने एकदम से उठकर अपने सामने टॉर्च लगाई थी। टॉर्च लगाते ही मेरी जान निकलने लगी। मेरे मुंह से फलक शगाफ चीख निकली थी। जो कुछ मैं देख रही थी उस पर यकीन करना मुश्किल था। मेरे सामने ही मेरी भाभी और भाई खड़े थे और उनके बिल्कुल साथ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका हुलिया बेहद डरावना था, जिसके बाइस मेरी चीख निकल गई थी। उस आदमी के हाथ में एक प्याला सा था जिससे वो मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा था। मुझे चीखते देख भाभी एकदम से मेरे पास आई और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो मुझे बिल्कुल चुपचाप हो जाने का कह रही थी। मैं इतनी आवाज पाख्ता हो गई थी कि मेरे मुंह से उसके बाद कोई लफ्ज ही न निकला। तभी भाई भी चलते हुए मेरे पास आए और एकदम से मेरे सर पर हाथ रखा और उनका लम्स शफकत से भरपूर था। तभी वो अजीब से उली वाला शख्स बोला, भाभी से मुखातिब होकर बोला कि मुबारक हो बेटी, तुम्हारी सरतोड़ को शेर रंग ले आए। आज 7 जुमेरातें पूरी हो गई हैं। अब ये बच्ची और ये घर जादू के असर से बिल्कुल महफूज है और वो मलून जो जादू उसने इस बच्ची पर किया था, अब उसका असर खुद उस पर होगा। फिर वो बुजुर्ग मेरे पास आया और मेरे सर पर शफकत से हाथ धरते हुए बोला कि नमाज में कोताही न किया करो, उसकी पाबंदी ख्याल करो। तुम्हारे सारे घर वाले नमाज की पाबंदी करते हैं, इसलिए सब के सब जादू के असर से महफूज रहे। किसी को कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम्हारी भाभी खोज न लगाती और इस जादू का तोड़ न होता तो तुम्हारा चेहरा और जिस्म बिल्कुल काला स्याह हो जाना था। तुम पर बहुत सख्त वार किया गया था। अपने माँ बाप का हुक्म मानो और भाभी की बातों पर गौर किया करो। ये बहुत समझदार बच्ची है। मैं किसी कैफियत में बुजुर्ग की बातों पर सर हाँ में हिला रही थी। उसके बाद बुजुर्ग ने जेलब कुछ पढ़कर मेरे माथे पर फूंक मारी और भाभी से इजाजत लिए चले गए। भाभी उनके साथ ही उनको बाहर तक छोड़ने के लिए गई थी।
मैं भाभी की तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। जब भाभी ने मुझे बेड पर लेटा दिया, कुछ ही देर बाद मैं सो गई थी। सुबह मेरी आंख पुप्पो की चीखों से खुली। मैं एकदम से कमरे से निकलकर बाहर गई। सामने का मंजर देखते ही मेरे होश उड़ गए। सामने ही पुप्पो लॉन्च के बीचों बीच खड़ी अपने चेहरे को नाखूनों की मदद से खुरच खुरच कर चीखे जा रही थी। उसका पूरा जिस्म स्याह पड़ा हुआ था। मुझे एकदम से बुजुर्ग की बात याद आई थी, जिससे मैं बेयकीनी की कैफियत से पुप्पो की तरफ देखने लगी थी। क्या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो पुप्पो ने किया था? लेकिन पुप्पो को क्या जरूरत पड़ी थी? आखिर पुप्पो ऐसा क्यों करेगी? मैं अपनी ही सोचों में गुम थी जब भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अंदर ले गई। कमरे में अम्मा, अब्बा और भाई पहले से मौजूद थे। तब भाभी ने हमें हकीकत बतानी शुरू की कि ये सब कुछ पुप्पो ने ही किया है। दरअसल पुप्पो पहले से काले जादू वाले काम में मुलविस थी और पैसे देकर कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी थी। पुप्पो को अम्मा से नफरत थी। वो अम्मा की जगह अपनी सहेली को अपनी भाभी बनाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हो सका। तो उसने काले जादू के जरिए अम्मा पर वार करने शुरू कर दिए। लेकिन अम्मा शुरू से नमाज की पाबंद थी और तिलावत किया करती थी, तो अम्मा पर जादू का कोई असर न हुआ। इसी दौरान पुप्पो की शादी हो गई और 2 महीने बाद उसके ससुराल को उसके काले करतूत के बारे में इल्म हो गया, तो उसको तलाक दे दी गई। उसको यही लगा था कि अम्मा ने उसके ससुराल में ये बात बताई है। तभी वो जहनी तवाजुन खोने का ड्रामा करके हमारे घर आ गई और अम्मा को हर तरह से परेशान करने की कोशिश करने लगी। अम्मा जानती थी कि पुप्पो की हकीकत क्या है, मगर कभी भी अब्बा को बताने की हिम्मत न कर पाई, क्योंकि अब्बा अपनी बहन के खिलाफ कोई बात भी न सुनते थे। फिर भाभी के आते ही जब पुप्पो ने देखा कि अम्मा की सीट मजबूत हो गई है, तो उसने हम सबको भाभी के खिलाफ करने की कोशिश शुरू कर दी। भाभी ने भाई को सब बता दिया था और अपने साथ साथ नमाज का पाबंद भी कर लिया था। हमारे घर में सभी नमाज पढ़ते थे सिवाय मेरे। तभी पुप्पो ने मुझे ही अपना निशाना बनाया और मुझ पर जादू कर दिया। उसी के जादू की वजह से मेरे रिश्तों की बंदिश हो गई थी। भाभी को घर के लहाफों, सरहानों और मुख्तलिफ जगहों से तावीज़ मिले थे। उसके बाद भाभी ने अपने मामू से राबता किया, जो कि बेहतरीन आमिल थे, और उनकी वजह से ही मुझ पर किए गए काले जादू का तोड़ मुमकिन हुआ। सारी सच्चाई जान कर मैं भाभी के कदमों में गिर गई। मैं बेहद शर्मिंदा थी। सारा किया धरा पुप्पो का था और मैं सबका जिम्मेदार भाभी को समझती रहती थी। मैं बेहद शर्मिंदा थी, जिसे मैं अपना दुश्मन समझती रही थी। वही मेरी सबसे बड़ी मुखलिस थी। भाभी ने मुझे मुआफ कर दिया था। उस दिन के बाद से मैंने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी थी और चंद ही दिन बाद मेरा एक अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया था। पुप्पो जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। उसको कोढ़ की बीमारी लग गई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता उसको मौत की तरफ ले जा रही थी।